आप बताइए कि क्या चल रहा है। मैंने तो पिछले दिनों बहुत सारी पिकनिक्स और पार्क्स वगैरह एक्सप्लोर करे, उसकी कुछ वीडियोस भी डाली हैं, कुछ अभी एडिटिंग में हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। मगर मैंने सोचा बहुत दिन हुआ आपसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। कुछ लोगों ने मुझसे क्यूरी करी कि आप कनाडा के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है कि मैं आपसे कुछ कैनेडियन सोसाइटी और यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीज़ों को डिस्कस करूँ। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट, जो भी कनाडा आना चाह रहा है, चाहे इमिग्रेशन पर, लिविंग के लिए माइग्रेट करता है, स्टडीज़ के लिए या किसी भी पर्सपेक्टिव से कनाडा को आप रहने के लिए पसंद करते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। और यहाँ आप आएँ तो एक सोच लेकर आएँ। दो तरह के लोग बहुत ही कामयाब हैं, चाहे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आप देखें। एक ये जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है और वो नेगेटिव नहीं सोचते। हर पहलू में वो उनको मिल जाता है ऐसा मौका जिसमें से वो पॉजिटिविटी तलाश करते हैं। तो तरक्की पसंद सोच वाले, विजन वाले, उनके लिए कनाडा इज़ अ बेस्ट प्लेस। और नंबर 2, जो मैनर्स में, इखलाकियात में आला दर्जे पर हों, जिनके बेहतरीन खुश मिजाजी, नरम मिजाजी और अच्छे अखलाक के हामिल हों, उनके लिए भी कनाडा बेहतरीन जगह है। तो ये 2 पॉइंट तो मैंने पर्सनालिटी वाइज, जिनकी पॉजिटिविटी हो और जिनका मैनर्स में जो बहुत पोलाइट हो, तो उनके लिए बेस्ट है। फिर आप यहाँ आते हैं तो ज़हनी तौर पे तैयार हों कि किसी भी तरह का वेदर आपको मिल सकता है। एक्सट्रीम -40 से +40 तक भी जाता है। गर्मियों में 40-45 डिग्री होना, अभी कुछ दिनों पहले BC के एक शहर में टेम्परेचर, ब्रिटिश कोलंबिया जो यहाँ का प्रोविंस है, वहाँ 47 टेम्परेचर किया है। तो बी प्रिपेयर्ड कि सर्दियों में -40-45 भी जाता है और गर्मियों में 40+ भी जाता है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए तैयार हैं। वेदर यहाँ पे किसी चीज़ पे रुकावट नहीं बनता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कारोबार ज़िंदगी रवां चलते रहते हैं और लोग बहुत शिद्दत से गर्मियों का इंतज़ार करते हैं और भरपूर इंजॉय करते हैं। वैसे तो यहाँ हर वेदर को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट और इन्जॉय किया जाता है, उसके अपने फेस्टिवल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, बट स्पेशली समर टाइम में लोग छुट्टियाँ लेते हैं। ये नहीं कि विंटर में लोग छुट्टियाँ लें, या समर में लोग छुट्टियाँ लेके बहुत सारी जगहें घूमने फिरने और प्लान करते हैं अपनी पूरी वेकेशन। और जो यहाँ की दूसरी चीज़ जो बहुत यहाँ की खूबसूरती है, वो कनाडा का मल्टीकल्चरलिज्म है। यहाँ पे हर मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात के आपको लोग मिलेंगे। तकरीबन 118 या इससे भी ज़ायद मुल्कों के लोग इमिग्रेट करके आते हैं और अपने साथ अपनी तहज़ीब, तमद्दुन, रिवायात, रिलीजन, बिलीफ सब लेकर आते हैं और कनाडा उनको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ वाक़यात अगर हुए तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल कनाडा में बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है, लोगों को पसंद किया जाता है कि वो अपने तहज़ीब और तमद्दुन और कल्चर को बरकरार रखें और अपनी रिवायात को क़ायम रखें, और लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ मल्टी कल्चरल डे होते हैं, ऑफिस में मल्टीकल्चरल डे होते हैं, स्कूल्स में मनाए जाते हैं, जहाँ आप अपने कौमी लिबास, अपने खाने, अपने तहज़ीब को प्रमोट करें। तो इस लिहाज से कनाडा बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, दूसरों के एहतराम किया जाता है, उनके बिलीव्स का, उनके कल्चर और ट्रेडिशंस का बुरा नहीं मनाया जाता, और ये एक बहुत अच्छी ब्यूटी है। सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, मे आई, कैन आई, और इसी तरह के आपको बहुत ही प्यारे प्यारे जुमले हर वक्त आपको सुनने को मिलेंगे, जो आपकी कानों में एक तरह से रस खोलेंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को हम अपनी कंट्रीज़ में बहुत कम देखते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आ रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ पे सोशल नॉर्म है कि लोग इस तरह इखलाक से आपसे बात करें। ज़रा सा कोई चीज़ होती है, धक्का लग जाता है, सॉरी कर देंगे। कोई चीज़ में आप उनको दे लें तो थैंक यू का बहुत ट्रेडिशन है। तो कोशिश करें, अगर आप नए हैं और यहाँ आ रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर अपने अंदर इनकलकेट करें। अगर नहीं हैं तो आप कोशिश करें इनको अडाप्ट करने की, और अगर पहले से हैं तो कुछ और उसमें चीज़ें ऐड करें, क्योंकि यहाँ का ये सोशल नॉर्म है कि आप कोई भी चीज़ हो तो फ़ौरन थैंक यू कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मे आई डू इट, कैन आई, इस तरह से बात की जाती है। तो ये यहाँ आप इसको कमज़ोरी इस माशरे की नहीं, इस माशरे की ब्यूटी समझें।
कि इनकी फ्रेंडलीनेस, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए, एड्रेस है कुछ है, हत्ता इम्कान ये लोग आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। कोई भी चीज़ के बारे में आपसे ओपिनियन लेना चाहें तो जेन्युइन और ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। तो इनकी ऑनेस्टी, इनकी हेल्पफुलनेस को चेरिश करें। जी, यहाँ पे एजुकेशन का मैं आपको एक नेक्स्ट में बताती हूँ कि एजुकेशन यहाँ जूनियर किंडरगार्टन, जो कि पाकिस्तान में या हमारी कंट्रीज़ में मॉन्टेसरी कहलाती है, जूनियर किंडरगार्टन मॉन्टेसरी से अप टू ग्रेड 12 यानी 12वीं जमात तक फ्री है। फ्री से मुराद ये कि पब्लिकली फंडेड स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत बात ये है कि आप चाहे पब्लिक कॉलेज या स्कूल में बच्चे को भेजें या आप प्राइवेट स्कूल में भेजें, करिकुलम आपका फिक्स स्टैंडर्ड है जो सबको एक ही फॉलो करना है। कुछ इस्लामिक स्कूल्स, कुछ रिलीजियस स्कूल्स जो होते हैं वो उसमें अपने रिलीजन को एज अ सब्जेक्ट टीच करते हैं, बट बाकी करिकुलम जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने प्रोविंस वाइज डिसाइड किया है वही आपको बच्चे को पढ़ने को मिलता है। तो जूनियर किंडरगार्टन से ग्रेड 12 यानी इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी स्कूल तक एजुकेशन इज़ फ्री। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल शुरू होता है, वहाँ आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि स्टूडेंट लोन लेके पढ़ सकता है। तो जो चाहे मास्टर्स के लोन भी हैं, रिसर्च में जब आप पीएचडी पे पहुंचते हैं तो उसकी ग्रांट्स होती हैं, बाकी कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम भी पब्लिकली फंडेड होते हैं। बट एजुकेशन जो फ्री है वो यूनिवर्सिटी लेवल नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पर लोन लेके आप पढ़ते हैं। जब बात फ्री की हो रही है तो एक और चीज़ भी बता देती हूँ आपको कि यहाँ हेल्थ केयर भी पब्लिक फंडेड, आपके टैक्स पेयर मनी से पब्लिक फंडेड होता है, और हेल्थ केयर एक तरह से फ्री है, जिसमें डॉक्टर के विज़िट, कंसल्टेशन, आपके कंसल्टेंट्स के विज़िट, आपके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग इज़ फ्री। कुछ उसमें आपको सीनियर्स को मेडिसिन वगैरह पे भी डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा जो है आपकी सब चीज़ें फ्री नहीं है। डेंटल केयर यहाँ पे पब्लिकली फंडेड नहीं है, फ्री नहीं है। इसी तरह आई केयर, विजन की केयर भी जो है वो फ्री नहीं है, ये आपको पे करनी पड़ती है। इसी तरह मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो ये माइंड में रखें कि जहाँ लोग समझते हैं कि पूरा चीज़ फ्री है, उनमें ये चीज़ें फ्री नहीं हैं। और ये ख़ास तौर पे डेंटल केयर और आँखों की केयर और मेडिसिन, अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं, अल्लाह ना करे, तो आप इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसका प्रोविज़न ये होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें। कुछ एम्प्लॉयर्स फैसिलिटेट करते हैं तो उसका आप पार्ट बने उस प्लान का, तो उससे आपको सब्सिडी मिल जाती है, आपकी कॉस्ट सब्सिडाइज होती है। सो दिस इज़ अबाउट द हेल्थ केयर। मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑल्दो इट्स पब्लिकली फंडेड, फ्री हेल्थ कार्ड बनते हैं हमारे। हेल्थ कार्ड आप दिखाएं और उसके बेसिस पे और ट्रीटमेंट फ्री है, बट नॉट एवरीथिंग इज़ फ्री। हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्दो इट्स फ्री, ये आप क्लियर कर लें। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कैनेडा। जो लोग भी आते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो इमिग्रेशन पर आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि टू गेट द जॉब इन योर ओन फील्ड। स्टार्ट में आपको काफ़ी स्ट्रगल होती है, बट अगर आप राइट पाथवे चूज़ करें तो बहुत जल्दी आप अपनी फील्ड में एंटर हो सकते हैं। इसका पहला स्टेप्स में मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी कि गिव अप ना करें। बहुत से लोग आते हैं, अगर और जॉब्स और सर्वाइवल के लिए जो काम शुरू करते हैं उसी में स्टक हो जाते हैं। ये आप गलती ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करें। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो मैं आपको किसी सेपरेट सेशन में बताऊंगी। इस वक्त मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप जहाँ पर भी हों, जिस जगह भी हो, कोशिश करें कि आप फ्रेंडली हों लोगों से। अपने कैरियर के बारे में डिस्कस करने में झिझकें नहीं, आप ओपनली बताएं मैंने ये किया, ये एक्सपीरियंस है, क्या किया जाए, तो वो आपको गाइड करेंगे। चाहे आप लो लेवल पर भी लगे हो, बट अपने मैनेजर से, अपने कलीग से डिस्कस करते रहें तो कहीं ना कहीं आपको टिप मिलेगी। इसी तरह आप जहाँ रह रहे हैं उधर आप कोशिश करें नेबर्स से, इनसे सलाम दुआ में ये बातें करें। और दूसरा, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। कोशिश करें कि कुछ सर्टिफिकेशन करें, यहाँ की क्वालिफ़िकेशन लेने की कोशिश करें, एजुकेशनल अपग्रेडेशन करें, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करें। तो इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। कभी ये नहीं समझे कि मैं बहुत कुछ था और मैं बहुत कुछ हूँ, मैं नहीं करूँगा। ये गलती करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत एजुकेशनल अपग्रेड करते हैं,
स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, आप ज़रूर अपनी फील्ड में सक्सेसफुली कामयाब होंगे। येस, इट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज कि जो न्यू कमर आता है उसको अपनी फील्ड में सेटल होना इज़ अ स्ट्रगल, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड कि वो ना हो सके, इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट सजेशन जो यहाँ रहना चाह रहे हैं मैं उनको दूंगी वो ये है, कोशिश करें आते ही अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करें। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने का तरीका ये, किसी भी बैंक में जाएं, इनिशियली वो आपको $1000 $500 लिमिट का कोई क्रेडिट कार्ड इशू करे, तो उस पर आप परचेजेस करें, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे छोटी मोटी परचेजेस हों, वो आप उसी पे करें। क्रेडिट हिस्ट्री बनाना यूँ ज़रूरी है कि डाउन द रोड जब आप घर लेने जाते हैं या कोई कार लोन लेते हैं या बिज़नेस पर्पसेस के लिए लोन लेते हैं, तो अगर आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो वो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन सारी फ्यूचर डाउन द रोड चीज़ें परचेज़ करने में। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब कराना। तो क्रेडिट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट विद दैट आई डोंट मीन कि आप अपनी क्रेडिट सारी अवेल कर लें, हर तरह के कार्ड ले लें और फिर अपने मीन्स और उससे आप बियॉन्ड चले जाएं और एक विशियस साइकिल के ट्रैप में आप फंस जाएं। कोशिश करें कि जितनी आप पे मैनेज कर सकते हो उतना ही क्रेडिट लें, जो हर मंथली इंस्टॉलमेंट आप इजीली दे सकें। इंटरेस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो कोशिश करें आप उसमें ट्रैप ना हो, क्योंकि क्रेडिट इतनी आसानी से मिलता है यहाँ पे और इतना ज़्यादा मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर रोज़ मेल में अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी हो तो 8000 ले लें, 15000 ले लें, 25000 ले लें, उसके मुख्तलिफ कार्ड्स और वो आ रहे होते हैं, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू अवेल एवरीथिंग। आप अपने तनख्वाह अपनी रिसोर्सेज देखते हुए उतना ही क्रेडिट लें जितना मैनेज करें। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि आने के बाद आप कोशिश करें कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करें। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो अगर किसी और लैंग्वेज में, फ़र्ज़ करें उर्दू में, हिंदी में, आपकी दूसरी लैंग्वेज है, तो आप कोशिश करें इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन वहीं से करा के लाएँ। अटेस्ट हो सकते हैं तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा कर लाएँ। सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें, लेकर आएँ, कोई चीज़ मिस ना करें। तो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखना, उसकी जितनी चीज़ों की इक्वलेंसी करा सकते हैं वो, और इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट है। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ड्राइविंग का आप इक्वलेंसी लेकर आएँ। ड्राइविंग इज़ अ मस्ट, यहाँ पे हर किसी को ड्राइविंग आनी चाहिए। तो कोशिश करें कि वहाँ से सीख कर, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं सीख कर आइए। अगर आप सीख कर नहीं आते हैं और यहाँ सीखते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वरना आप अपने ड्राइवर लाइसेंसेस जो आपने बाहर के मुल्कों से लिए हुए हैं उसकी इक्वलेंसी करा लें। इससे आपको काफ़ी एडवांटेज होता है। आप फिर यहाँ टेस्ट देते हैं, बाज़ कुछ टेस्ट आपके एग्जाम भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 3 स्टेज में है, पहले रिटन है, फिर रोड है, फिर हाईवे टेस्ट है। तो ये सब आपके स्टेप बाय स्टेप होंगे। तो इसके लिए मैं सजेशन देती हूँ कि आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस की इक्वलेंसी करा कर आइए। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में एक चीज़ जो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करी और नोट किया, और मेरे जो फेलो कैनेडियंस हैं वो इससे एग्री करेंगे, वो ये है कि यहाँ इक्वालिटी है। यहाँ सबके लिए रूल और लॉ बराबर है, कोई कानून की नज़र में ना बड़ा है ना छोटा है, सब इक्वल स्टेटस एंजॉय करते हैं। स्टेटस से मुराद ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि पैसे वाले और गरीब का फ़र्क यहाँ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट एक CEO को मिलती है, वही रिस्पेक्ट एक जेनेटर को भी मिलती है। आपको टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको वही फैसिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हर तरह का क्वालिटी आपको सेम स्टैंडर्ड का मिलेगा। बाकी जो डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस, वो हर सोसाइटी में होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि जो यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है, आपको टीचर हों, आप डॉक्टर हों, आप लॉयर हों, आप जिस भी प्रोफेशन से हो, वेटर हों, आप रेस्टोरेंट में सर्वर हों, आपको सबको एक ही निगाह से देखा जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ये नहीं कि कोई प्रोफेशन को छोटा बड़ा समझा जाएगा। और दूसरा जो मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ हर आदमी अपना काम खुद करता है। आप किसी इदारे में काम करें, वहाँ का CEO है, तो वो ये नहीं है कि उसके लिए कोई टी बॉय होगा या कोई उसका ब्रीफकेस उठाएगा। वो अपना अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बस में आपके बराबर में बैठेगा, या अगर जगह नहीं है तो खड़ा रहेगा। और अगर वो अपने ऑफिस में है तो चाय अपनी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से जाके ख़ुद बनाएगा। फ़ोटो कॉपी चाहिए तो वो आपके साथ क्यू में खड़ा रह के, जो एक फ़ोटो कॉपियर रखा हुआ है फ्लोर पे, उससे फ़ोटो कॉपी निकालेगा। तो हर काम यहाँ पे ख़ुद करने की आदत है। इस तरह से नहीं कि आप किसी को
कमतर समझें या किसी का वेट करें, तो अपने काम खुद करने की आदत डालें। पुरानी दखियानूसी सोचें अपनी अनाओं को वहीं पीछे मुल्क में छोड़ कर आएँ। कोशिश करें यहाँ नई सोच और नए विज़न के साथ आएँ और यहाँ की अच्छी बातों को अपनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम देखते हैं वहाँ पे तो छोटे छोटे कामों के लिए आप घड़ी घड़ी किसी को ऑर्डर करते हैं, यहाँ अपने काम खुद करते हैं और इसी में कहते हैं ना कि मेहनत और उसमें अज़मत है। फाइनली आपको एक दो चीज़ें बता के वीडियो ख़त्म करती हूँ। वो ये है कि यहाँ रिपेयर मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आप कोई चीज़ रिपेयर कराने जाएँ तो इससे बेहतर ये होता है कि आप नई ले लें। और दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ हैंडीमैन और उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बाहर अपने मुल्कों में ये काम नहीं करते हैं, छोटे मोटे तोड़ फोड़ और उसकी मुरम्मत, तो फिर यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ये जहन में रखिए। इसी तरह कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन लाइफ हेयर। एक्सपेंसिव मैं डरा नहीं रही, बट रियलिस्टिकली आपको बता रही हूँ कि रेंट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। आपका इंटरनेट के बिल, आपका टेलीफोन का बिल, ये सब आप मिला के, कार की इंश्योरेंस, तो यू हैव टू मेक अ बजट इन योर माइंड। आप प्रॉपरली प्लान करके चलें तो यू विल बी सक्सेसफुल। सो दोस्तों, आई एंड माई वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद आयशा को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंस अगेन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।